इसमें हम लोग जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर तो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका। एक क्वेश्चन मतलब 100% श्योर है आना है इसमें से, और बहुत आसान भी चैप्टर है ये। ठीक, तो थ्योरी इसमें जो फिजिक्स में है ज़्यादा नहीं आती है। इसमें ज़्यादा जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वो न्यूमेरिकल वाले मिलते हैं, तो हम उसी पे ज़्यादा रहेंगे। अब ये जो तमाम सारे मॉडल्स आए, थॉमसन मॉडल हुआ, आपका जो है सोमरफेल्ड मॉडल हुआ, तमाम लोगों ने जो बताया, तो एक हल्का सा आइडिया हम लोग ले लेते हैं। बाकी इसमें से फिजिक्स में ये थ्योरी नहीं पूछी जाएगी। तो इन्होंने ये बताया कि जो है ये जो थॉमसन मॉडल आया कि ये बताया कि जो टोटल पॉजिटिव चार्ज है वो सेंटर पे है, और जो नेगेटिव हैं वो जैसे तरबूज के बीज होते हैं वैसे ये बिखरे होते हैं। और इस पर तमाम सारी चीज़ों को इन्होंने एक्सप्लेन किया, बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। फिर इसके बाद जो है इनकी थ्योरी हुई। इसके बाद फिर आते हैं लेनार्ड आते हैं। लेनार्ड के बाद जो है इन्होंने अपना कुछ इस पर सजेशंस दिए, लेकिन ये बहुत ज़्यादा वो नहीं थे। फिर आते हैं रदरफोर्ड मॉडल आता है, इनका थोड़ा सा काफ़ी सही आया। और इन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंटली अल्फ़ा पार्टिकल लिया और गोल्ड फॉयल लिया, और ये जो है एक्सपेरिमेंटली क्या किया, अल्फ़ा पार्टिकल को जब यहाँ गिराया तो इसमें कई सारी चीज़ें आती हैं। फर्स्ट पॉइंट तो ये हुआ कि बहुत सारे अल्फ़ा पार्टिकल क्या होते हैं, वो लौट आते हैं ऐसे ही। ठीक, फिर इसके बाद कुछ ऐसे हैं जो बिना डिविएट हुए सीधे निकल जा रहे हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो बेंड हो जा रहे हैं। तो ये 3-4 पॉइंट लेकर इन्होंने चीज़ों को एक्सप्लेन किया। तो क्या एक्सप्लेन किया, एक बात ये हुआ कि ये जो अल्फ़ा पार्टिकल जाके मिनिमम डिस्टेंस, यहाँ पर मिनिमम अप्रोच का क्वेश्चन आता है, तो यहाँ से वापस आ जा रहा है। इसका मतलब ये हो गया अल्फ़ा में पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्लियर हो गया कि सेंटर पे इसके टोटल क्या हो गए, पॉजिटिव चार्ज हो गए। ठीक, जिसको उन्होंने न्यूक्लियस कहा। फिर इसके बाद जो है जो ये सीधे निकल जा रहा है, बिना डिविएट हुए निकल जा रहा है, तो इससे इन्होंने ये बताया कि इसके चारों तरफ जो है वो एम्प्टी स्पेस होता है। फिर इसके बाद जो ये तमाम ये एंगल पे जो है निकल गए, तो इसका एक फार्मूला हम लोग अभी पढ़ेंगे, n1/sin⁴θ/2। उस पर एक क्वेश्चन आ जाता है, तो वो आपको याद करना है, बाकी ज़्यादा नहीं। ठीक, तो ये चीज़ें आई, ये n1/sin⁴θ/2, ये एक थोड़ा सा मतलब का है, बाकी इसमें कोई चीज़ मतलब का आपसे नहीं पूछा जाएगा। और एक ये कर्व हो गया नंबर ऑफ पार्टिकल्स में और एंगल पे, तो ये कर्व जो है इस तरह से पैराबोलिक जो है हाइपरबोलिक कर्व हो गया आपका। तो एक क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पोर्शन आपका आया, बाकी इसमें कुछ फिजिक्स में नहीं आएगा। अब इन्होंने जो ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो एक्सप्लेन किया, तो ये हो गया कि जो न्यूक्लियस है जिसका साइज आपका कितना हो जाएगा, 10⁻15 मीटर के ऑर्डर का, और जो एटम है इसका साइज क्या हो जाएगा, 10⁻10 मीटर का। ठीक, ये क्वेश्चन ये आता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ये हमने आपको इलेक्ट्रोस्टैट में बताया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट, कई बार रिपीट हुआ है। तो इसके लिए सीधे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम लोग यूज करते हैं, 12mv², इसका एनर्जी हो गया। और ये जब अल्फ़ा पार्टिकल मिनिमम अप्रोच मतलब कहीं ना कहीं आके क्या हो जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा, तो यहाँ पर जो होगा इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, ये भी रुका हुआ है। तो 12mv² इज इक्वल टू 1/4πε0 q1 q2/r। ठीक, आर के हमने r0 ले लिया, इनके मिनिमम अप्रोच ले लिया, तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी हो गई है किसके, पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल, और यहाँ से r0 की वैल्यू ये निकाल लिया। तो ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट नहीं आता है, यहाँ से ये पूछ लेते हैं, ये 2 पॉइंट आपके। एक तो ये r0 डिपेंड किस पर कर रहा है,
1/m पर ये पूछा गया है, और दूसरा डिपेंडेंस 1/b²। इस पर b² पर कई बार क्वेश्चन आए हैं, इस पर एक ही 2 बार आया हुआ है। जैसे कहते हैं वेलोसिटी 2 टाइम्स कर दिया, मिनिमम अप्रोच कितना हो जाएगा, इस तरह का क्वेश्चन इस पर आए हुए हैं। तो ये चाहे इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, इसमें हमने कई सारे क्वेश्चंस कराए हैं, आप इसको एक लाइन में कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते हैं तो ये 2 पॉइंट याद कर लीजिएगा, ये नहीं पूछा जाएगा, यही पूछा जाता है इसमें। तो r0 1/m हो गया, और यहाँ हो जाएगा 1/b² हो गया। ठीक, इम्पैक्ट पैरामीटर ये पूछा नहीं जाता, तो इस पर ज़्यादा टाइम बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद ये फ्लोर क्यों फेल हुआ ये मॉडल, तो भाई इन्होंने क्या कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेट करते हैं, तो सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेट करते हैं तो एनर्जी रेडिएट करेंगे, एनर्जी रेडिएट करेंगे तो उनको क्या होना चाहिए, न्यूक्लियस पे आके गिर के डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं होता है। तो ये इनका फेल्योर था कि जो उन्होंने कहा सर्कुलर रोटेट करेंगे, जबकि बाद में फिर आता है सोमरफेल्ड मॉडल आता है, ये सर्कुलर नहीं कैसे रोटेट करते हैं, एलिप्टिकल रोटेट करते हैं। ठीक, तो ये चीज़ इनकी फ्लोरिटी में इसमें ये फ्लोर हुए इस पर। फिर बोर्स मॉडल अब यहाँ से थोड़ा सा स्टार्टिंग आपका शुरू हो जाता है। तो इन्होंने जो है एक तो क्या किया, हाइड्रोजन लाइक एटम के बारे में इन्होंने अपना मॉडल दिया है, इनकी भी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन थ्योरी हमारे फिजिक्स में नहीं पूछी जाएगी। हमारे यहाँ क्या आएगा, इसका मैथमेटिक्स आता है, जो मैथमेटिक्स है उसी पर ध्यान देना है। अब इस समय हमें डेप्थ में जाने की ज़रूरत इनमें नहीं है, वो डेप्थ आपको हमने पढ़ा दिया पहले स्टार्टिंग में। ठीक, तो ये जो मॉडल है इस पर जो है इनके ड्रॉबैक्स वगैरह सबने आपको बताए थे। जो मैथमेटिक्स है हमें यहाँ ध्यान देना है, यहीं से क्वेश्चन आपके आते हैं। ठीक, तो मैथमेटिक्स में क्या हुआ कि यहाँ से हाइड्रोजन लाइक एटम की ही हम बात करेंगे कि जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है और वो रोटेट कर रहा है, हम उसकी बात करते हैं। यहाँ पर जो है ये रेडियस का फॉर्मूला, और ये रेडियस निकाला कैसे जाता है, ये जो है जेडी, और ये इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स और कूलाम्बियन फोर्स दोनों इक्वल और अपोजिट, यहाँ से हम लेंगे तो ये हो जाएगा आपका mv²/r, mv²/r, अब r की जगह rn लिख लेंगे, nth ऑर्बिट जनरल फार्मूला, इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2, तो JD इंटू E अपॉन। ठीक, दूसरा एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन ले लेंगे, और ये MBR इज इक्वल टू NH/2 पाई। एक इक्वेशन ये हुआ, एक इक्वेशन है, इन्हीं दोनों इक्वेशन से हम लोग जो है रेडियस, वेलोसिटी सब फाइंड करते हैं। कैसे निकाला जाता है ये सब लोग डिस्कस कर चुके हैं, डिवाइड कर देंगे, फिर R की वैल्यू रख देंगे, इसे पुट करेंगे। अब हमें इस पर नहीं जाना इस समय, ये टाइम हमारे पास नहीं है, हम केवल इस पर आते हैं। और ये जो फॉर्मूला है Rn इज इक्वल टू n², अब देखिए जैसे इसको याद करना थोड़ा सा टफ है, हो सकता है इधर गड़बड़ कर दो। एक बार ये फॉर्मूला पूछा जा चुका है, तो यदि ये फॉर्मूला आ जाता है तो आप क्या करिए, जो ये डिराइव किए हैं इसको सॉल्व कर लीजिए। क्लियर हो गया। इन केस एक ही बार आया तब से ये नहीं आया है, अब जब आएगा तो ये फॉर्मूला, इसी की जरूरत हमें पड़ेगी। तो Rn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.53 n²/z एंगस्ट्रॉम। n हो गया नंबर ऑफ ऑर्बिट और z हो गया एटॉमिक नंबर। इसको रटे रहिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आया कि Rn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, 0.53 n²/z एंगस्ट्रॉम। ठीक, ये रटने वाला है आपका। और इसके बाद जो है कर्व Rn में और Z में, देखिए यूनिवर्सली हो रहा है, इस सब कर्व रटने की ज़रूरत नहीं है, खूब कर्व के बारे में बहुत पढ़ चुके हैं हम लोग। Rn में और N में कर्व देखिए, ये जो लीनियर होगा उधर को बेंड होगा, इस साइड को हो गया। Rn जब n² कर देंगे तो कैसा हो जाता है, लीनियर कर्व हो जाता है। ठीक, तो कर्व के बारे में रटने की ज़रूरत नहीं है, ये आप ऐसे निकाल सकते हैं। तो एक फार्मूला
एक तो आ गया n 1/sin⁴ θ/2, थोड़ा बहुत कम आया है, ज़्यादा नहीं आता है, लेकिन ये फॉर्मूला आपको बड़ा इंपॉर्टेंट आया कि Rn जो है क्या हो जाएगा 0.53 n² एंगस्ट्रॉम। ठीक, अब इसके बाद स्पीड, उन्हीं दोनों इक्वेशंस को ही दो चीज़ें हम ये निकालते हैं, रेडियस निकालते हैं और स्पीड निकालते हैं। तो जब स्पीड निकालते हैं तो ये आता है Jd²/2ε0NH। जब इसकी वैल्यू हम इन सब की पुट करते हैं तो ये आता है 2.2 10⁶ Z/n मीटर पर सेकेंड। क्लियर हो गया? किसी भी ऑर्बिट का निकालना है, ज़्यादातर क्या करते हैं जनरलाइज कराते हैं, सेकेंड ऑर्बिट इतना है तो थर्ड का क्या होगा, तो वहाँ इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन कभी कभी कहते हैं कि भाई थर्ड ऑर्बिट का बताओ, फोर्थ ऑर्बिट बताओ, तब वहाँ पर इसकी भी ज़रूरत हमें पड़ेगी। तो ये दो फार्मूले ऐसे हैं, रेडियस का और वेलोसिटी का, ये आपको कंप्लीटली याद करना है। रेडियस का क्या हो गया बताइए 0.53 n² एंगस्ट्रॉम में है, और वेलोसिटी क्या हो गया 2.2 10⁶ Z/n। वहाँ था n² और यहाँ क्या है Z/n। क्लियर हो गया? Z एटॉमिक नंबर और n हो गया नंबर ऑफ ऑर्बिट। एक चीज़ और, जैसे कहा जाता है एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट कहा जाए तो उसमें 1 हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे। कहा जाए सेकेंड एक्साइटेड स्टेट तो क्या हो जाएगा 2 में एक ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इस पॉइंट को ध्यान दे रहिएगा। ठीक, अब रही बात कर्व, ये हमें रटने की ज़रूरत नहीं है, कर्व के बारे में बहुत हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जहाँ आएगा फॉर्मूला आपको याद है, कर्व आप बना लोगे। अब इसके बाद जो है ये टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, अब जैसे देखिए पूरा डाटा रखेंगे तो ये वैल्यू आती 4.4 10⁻16 या ये आती है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है जिसमें हमें इसकी ज़रूरत हो। हमारी बात समझे? केवल दो में पूछा गया है, वेलोसिटी में और रेडियस में, लेकिन बाकी में नहीं पूछा गया है। तो बाकी में क्या करेंगे कि सीधा सीधा हम ये जो जनरलाइज करा देंगे, सेकेंड ऑर्बिट थर्ड ऑर्बिट का रेशियो क्या है या इस तरह के निकलवाएंगे, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू नहीं फाइंड कराने को अभी तक नहीं आया है। जिसका मन हो वो याद कर सकता, पूरा डाटा याद कर ले, बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आया नहीं है। जो नहीं करना चाहे तो ना करें। अब हम लोग करें कैसे, इसको कैसे याद करेंगे, सारे फॉर्मूले तो याद करना कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो हम लोग ये करें, टाइम पीरियड वगैरह निकालना हो कहीं तो इसके लिए हम ये करते हैं। ठीक, जैसे टी फाइंड करना है, अब वेलोसिटी आपको मालूम है और ये टाइम पीरियड किस में है ओमेगा में, तो हम इससे निकाल सकते हैं b = r ओमेगा। ठीक, तो ये हो जाएगा r, ओमेगा की वैल्यू 2πf हो गई, फ्रीक्वेंसी हो गई। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी जो हो जाएगा ये प्रोपोर्शनल टू करेंगे b/r। अब 2π हम छोड़ दे रहे हैं। ठीक, अब b का डिपेंडेंस कैसे है अभी हमने बताया, क्या होता है बताइए। वेलोसिटी में Z/n, वो डाटा हम हटा देते हैं। ठीक, तो Z/n और रेडियस का क्या है n²/z। ठीक, अब ये Z चला गया ऊपर तो क्या हो जाएगा Z²/, ये फ्रीक्वेंसी का फार्मूला। अब इसको नहीं याद करने की ज़रूरत है, 1 सेकेंड लगेगा, हम निकाल लिया करेंगे। अब यहाँ पर जनरलाइज करा सकते हैं कि सेकेंड ऑर्बिट थर्ड ऑर्बिट का रेशियो क्या है, इस तरह क्वेश्चन आ सकता है। या 2 आइटम अलग अलग दे दिए, आइटम अलग अलग दे देंगे, जेड आपका चेंज हो जाएगा। ठीक, अब रही बात टाइम पीरियड, तो नेचुरल सी बात है कि टाइम पीरियड के यहीं क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। एंगुलर वेलोसिटी निकालना चाहें तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा किस पर डिपेंड कर रही, फ्रीक्वेंसी पर। तो इसका मतलब जो फ्रीक्वेंसी वाला फार्मूला है वही ओमेगा का भी फार्मूला आ गया। तो हमें यहाँ रटने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर हुआ? रटना बस 2 चीज़ें हैं और नहीं। ओके, क्योंकि अब तक जो नहीं रटे हैं तो अब जो हम ये बता रहे हैं वो 2 चीज़ें रट डालेंगे,
इसको रटने की ज़रूरत नहीं, निकाल। जो पहले रटे हुए हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, वो भूलें ना, रट लें तो ऐसा नहीं कि उसको भूल जाए। अब देखिए करंट, अब करंट आपको फाइंड करना है तो कहीं से निकाल सकते हैं, चाहे आप इस फॉर्मूले से I = Q ω/2 रखेंगे तो यहाँ पर Z² अपान m, यहाँ भी पूरी इस डाटा की हमें ज़रूरत नहीं है, कोई क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया है। क्लियर हो गया? तो हम सीधे यहीं से फाइंड कर सकते हैं। इस फॉर्मूले Q ω लगाया, ओमेगा की वैल्यू रख दिया, Q से कोई मतलब ही नहीं रहा, Z² m अपान n³। किसी भी आर्बिट का निकालना हो तो करंट आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक, लेकिन करंट का क्वेश्चन नहीं आया अभी तक। फिर टाइम पीरियड का आया है जनरलाइज करने का, बाकी नहीं। अब जैसे मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालना है तो मैग्नेटिक फील्ड का कोई फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हैं। B = μ0 NI मतलब I अपान R। अब यहाँ से I और R को जनरलाइज करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। ओके, लेकिन इस पर भी क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। इधर करीब मान लो 2005 के पहले तो आए होंगे, जो उधर CPMT वगैरह होता था, लेकिन जब से ये आ रहा उसमें नहीं आ रहे हैं, तो इस पर हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड वगैरह क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। मैग्नेटिक मोमेंट आपको निकालना है, M = I × A। A क्या है? एरिया, और एरिया क्या हो गया? πr²। तो R हमें मालूम है, फिर जनरलाइज कर लेंगे। ठीक, ये एरिया का निकल आया। इसी तरह से अब हमें सेंटीपिटल फोर्स निकालना है, तो सेंटीपिटल फोर्स निकालेंगे, कैसे करेंगे? ये देखिए F = ये क्या होता है? mv² अपान r। तो b² डिपेंड कर रहा है, r डिपेंड कर रहा है, मास से कोई लेना देना नहीं। तो F और b की वैल्यू हमने क्या बताया? Z अपान n। तो Z अपान n का होल स्क्वायर, और रेडियस क्या बताया? n²/z। तो n²/z। ठीक, तो ये हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू z की पावर कितना हो जाएगा? 3, और ये n की पावर क्या हो जाएगा? 4। जनरलाइज कर लीजिए। सेंटीपिटल एक्सीलरेशन निकालना है आपको, तो क्या करेंगे? b² अपान r, सेम आएगा यही। तो ये प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? क्लियर हो गया? तो ये, लेकिन इधर आ नहीं रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा इस पर मेहनत नहीं करने की ज़रूरत है। देखिए इस चैप्टर को, जैसे एक पार्ट आपका वेलोसिटी, रेडियस, टाइम पीरियड, ये सब हो। दूसरा पार्ट आता है एनर्जी का, जिसमें एनर्जी आ सकती है। ठीक, आयोनाइजेशन एनर्जी हो गई, ये तमाम सारी हो गई। टोटल एनर्जी हो गई, पोटेंशियल एनर्जी हो गई। थर्ड पार्ट आता है आपका लाइमन-बाबन सीरीज का। 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर लेना। ठीक, एनर्जी के केस में हम आते हैं तो काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे फाइंड करेंगे, काइनेटिक एनर्जी कैसे फाइंड करेंगे? जैसे ये कोई एटम है Jd, और ये इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है ऐसे ही। ठीक, रेडियस इसकी हमने r ले लिया। तो ये बताइए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? K Q1 Q2 Jd अपान, और यहाँ हमने क्या लगा दिया? क्यों माइनस कर दिया? इसलिए कर दिया, ये इलेक्ट्रॉन क्या है? निगेटिव है। यहाँ भी है, लेकिन ये यहाँ पर ये Z, यहाँ प्रोटॉन्स हो गए। प्रोटॉन का क्या लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं। इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव लेते हैं, इसलिए माइनस यहाँ पे आ गया। ठीक, तो यहाँ से जो हम इसको U लिख देते हैं, ये हो जाएगा -k Jd² अपान r। ठीक, अब बात आई काइनेटिक एनर्जी की। तो काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे?
ये mv² अपान r सेंटीपिटल फोर्स, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, k JD E अपान k Q1 Q2 अपान r²। और यहाँ E निगेटिव नहीं लेंगे, क्योंकि कूलॉम्बियन फोर्स में जो चार्ज होता है हमेशा क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, निगेटिव नहीं लिया जाता है। एक r से एक r क्या हो गया, तो यहाँ mv² बचा आपका, तो mv² इज इक्वल टू k JD² अपान एक r से r कैंसिल हो गया। काइनेटिक बनाना है, इसको 2 से क्या कर दें, डिवाइड कर दें, तो क्या बन गई, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू k JD² अपान 2r। ठीक, हाँ अभी आया नहीं, चेक कर लेना, क्लास में अभी बात करते हैं। ठीक, तो ये एक फॉर्मूला आ गया हमारा पोटेंशियल एनर्जी का, एक आ गया किसका, काइनेटिक एनर्जी का। ठीक, दोनों में क्या डिफरेंस आ गया, यहाँ देखिए क्या है, -k JD² अपान r, और यहाँ क्या है 2r हो रहा है, मतलब ये हाफ है। अब यहीं पर हम टोटल एनर्जी निकाल लेते हैं पहले, तो एक चीज़ बताते हैं हम, टोटल एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो ये k JD² अपान 2r माइनस k JD² अपान कितना आ जाएगा, यही -k JD² अपान, ये टोटल एनर्जी हो गई। क्लियर हो गया, बोलिए। और कर्व हमने बताए थे सारे हाइपरबोलिक कर्व आपके। यहाँ क्वेश्चन एक ये आता है कि दोनों का रेशियो पूछ लेते हैं, किसका, दोनों का, पोटेंशियल का, काइनेटिक का और टोटल का। तो क्या करें, फॉर्मूला आपको याद है, और ये 2-3 जगह हमने आपको बताया था, आ चुका, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में मिलता है। तो मान लीजिए यहाँ पोटेंशियल और काइनेटिक का हम निकालते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी अपान काइनेटिक एनर्जी। ठीक, तो बताइए, पोटेंशियल JD सब कैंसिल हो जाएगा, ये 2 कहाँ चला जाएगा, इसका मतलब पोटेंशियल 2 टाइम्स क्या हो गया, काइनेटिक हो गया। देखिए, इसको रखेंगे पोटेंशियल एनर्जी को ऊपर, और ये नीचे, तो 2 ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा। अब बताओ टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी रेशियो क्या हो जाएगा, मतलब हम मॉड ले लें, नेगेटिव साइन न इंडिकेट करें, तो टोटल एनर्जी देखो क्या आ रहा है, k JD² अपान 2r, और काइनेटिक कितना आ रहा है, k JD² अपान 2r, तो 1 रेशियो, मतलब हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें और ये टोटल एनर्जी की बात करें तो क्या आएगा, 1 रेशियो। कोई किसी से पूछ लें, फार्मूला आपको याद है, आप निकाल सकते हो। पॉइंट क्लियर हो गया। अब आते हैं यहीं पर, जो टोटल एनर्जी हमारी आई है, ठीक, k JD² अपान 2r। तो थोड़ा सा इसी को हम लोग और मॉडिफाई करके आगे चलते हैं। ये यहाँ पे आइए, टोटल एनर्जी। अब टोटल, एक क्वेश्चन यहाँ से उठ गया, दोनों का रेशियो पूछ लेते हैं, ठीक, वो निकाल लेंगे हम लोग। ठीक, अब हम आते हैं टोटल एनर्जी में, ये RCH, ये RCH कहाँ से आ गया, एक्चुअली जो ये हमारा एनर्जी का फार्मूला आया टोटल एनर्जी का, ये आया, इसको हम nth ऑर्बिट लिख दें n, और जो स्टार्टिंग फार्मूला निकाले थे Rn वाला, कौन सा, ये देखिए, नहीं ये, ठीक, ये Rn की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये वैल्यू हमारे पास आती है RCH Z²। मतलब इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं कि क्या आएगा, वैसे ज़रूरत नहीं है, फिर भी मतलब जो हमारा ये आएगा En, तो En इज इक्वल टू -m e⁴ अपान
8 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर CH, ठीक, और ये CH स्क्वायर, ये आता है, ठीक। ये आएगा H स्क्वायर, और इसके बाद और ये हो गया Z स्क्वायर अपान N स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप हम लोग ये करते हैं, ME की पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर CH से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो CH क्यूब हो जाएगा, और एक CH यहाँ आ जाता है, और ये Z स्क्वायर अपान इतने को, ये जो वैल्यू है ये रिडबर्ग कांस्टेंट के बराबर होती है। तो यही हमारा जो फार्मूला मॉडिफाई हो जाता है, En इज इक्वल टू माइनस आर CH Z स्क्वायर अपान इलेक्ट्रॉन, अभी वैल्यू रखेंगे तब। अब इधर देखिए, जो R की वैल्यू होती है वो होती है 1.09 10⁻⁷ पर मीटर। कितना होती है? 1.0, इसको याद कीजिए, 1.09 10⁻⁷ पर मीटर होती है। जब ये R, C वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये सब हम पुट करते हैं, यहाँ पर रख देते हैं, तो ये हमारा यही मॉडिफाई होकर 13.6 Z स्क्वायर अपान N स्क्वायर इलेक्ट्रॉन, ये फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है। ये क्लियर हुआ? तो अब हमें इसमें क्या याद करना है? हमें बस यही याद करना है, ये कैसे आया, कहाँ से आया, कोई मतलब नहीं है। तो En इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला आ गया हमारे पास? -13.6 Z स्क्वायर अपान N स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, R की वैल्यू याद किए रहिएगा, 1.09 10⁻⁷ पर मीटर। ओके, तो ये एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ से, जिस पर हमें न्यूमेरिकल मिलेंगे। अब जो बाइंडिंग एनर्जी होती है, जो आपका टोटल एनर्जी है, उसी को हम पॉजिटिव कर लेंगे, तो जहाँ पर नेगेटिव वो प्लस हो जाएगा, उतने फर्क आएगा और कोई नहीं। ये जो हमने आपको पहले बताया, तो वही रेशियो यहाँ पर है। आयोनाइजेशन एनर्जी एंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ये क्या होता है? ई आयोनाइजेशन ई इन्फिनिटी और माइनस En, En मतलब nth ऑर्बिट की एनर्जी, इन्फिनिटी हम क्या लेते हैं? 0। तो कुल मिलाकर जो हमारा वो निगेटिव आया था, वही वैल्यू हमारा क्या होता है? पॉजिटिव हो जाता है। जो En बराबर हमारा निगेटिव आया था, वही En हमारा आयोनाइजेशन क्या हो गया? ठीक, तो जहाँ पर निगेटिव उसको पॉजिटिव कर दिया, वही आयोनाइजेशन एनर्जी हो गई। और आयोनाइजेशन पोटेंशियल निकालना हो तो क्या करेंगे? जहाँ E है उसको E को हटा दो, उसकी यूनिट क्या होती है? वोल्ट होती है। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 13.6 Z स्क्वायर अपान N स्क्वायर वोल्ट। बोलो, और ये क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। फिर इसके बाद आती है एक्साइटेशन एनर्जी में। इसमें क्या करते हैं? इसमें भी वही है, लास्ट ऑर्बिट, फाइनल ऑर्बिट और माइनस इनिशियल ऑर्बिट। तो यहाँ पे रखेंगे, मतलब फाइनल एनर्जी जो भी है माइनस इनिशियल एनर्जी, और हमें पोटेंशियल फाइंड करना है, तो E से डिवाइड कर दो, वही आंसर हमारा वोल्ट में आ जाएगा। तो कुल मिला के ये दोनों एनर्जीज हमारी, जो हमारी नेगेटिव थी, उसी जगह हम क्या करते हैं? पॉजिटिव कर देते हैं। बस क्लियर हो गया? तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ तक ये बनता है। अब इसके बाद ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन में जैसे कैसे हम एनर्जी फाइंड करते हैं। मान लीजिए सेकेंड ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट आ रहा है, तो E2 माइनस E1, E2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो फार्मूला हमारे पास डेल्टा E का आ गया क्या? 13.6 Z स्क्वायर 1 अपान N1 स्क्वायर माइनस 1 अपान, कहीं भी किसी ऑर्बिट का हमें फाइंड करना, सेकेंड थर्ड ऑर्बिट का, थर्ड फोर्थ ऑर्बिट का निकालना है, तो 13.6 Z स्क्वायर और 1 अपान N1 स्क्वायर माइनस 1 अपान N2 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपका ये फार्मूला आ गया। अब इसी एनर्जी को हम और मॉडिफाई करते चले जाएंगे, तो हमारा यहीं पर फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, वेव नंबर सब निकल आएगा। कैसे?
जैसे E इज इक्वल टू हमारा होता है एच न्यू और यही होता है एच सी अपान लेमडा। अब हमें मान लिया फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है, तो E की जगह हम यहाँ रखेंगे एच न्यू, तो न्यू की वैल्यू H कहाँ आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा। ठीक, कहने का मतलब ये हुआ कि डेल्टा E की जो वैल्यू हमारी आई, अभी हम ये वैल्यू नहीं रख रहे हैं, हम सीधे लिख रहे हैं R C H और Z स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/, यहाँ पर आप ये रखेंगे एच न्यू रखेंगे तो H इधर आ जाएगा, तो न्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, H से H कैंसिल हो जाएगा, R C Z स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर 1/। अब हम ये रख दे रहे हैं एच सी अपान लेमडा, तो जब एच सी अपान लेमडा रखेंगे तो एच सी से एच सी क्या हुआ, तो क्या बचेगा 1/लेमडा इज इक्वल टू R Z स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। या इसी को हम लिख देते हैं, यहाँ पर जगह नहीं है, यहाँ लिख दिया न्यू बार, वेव नंबर कहा जाता है। 1/लेमडा यही क्या हो गया, वेव नंबर। तो ये इतने फॉर्मूले आपके हो गए, डेल्टा E इज इक्वल टू आर सी एच जेड स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी हो गया, वेव नंबर हो गया, वेव लेंथ हो गया। अब एक चीज़ और ज़रा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, इसमें जो फर्स्ट मेंबर होता है उसकी जो वेवलेंथ, क्या वेवलेंथ वाला याद कर लो क्योंकि ये ज़्यादा हम लोग याद करते हैं। तो जो फर्स्ट मेंबर होता है उसका वेवलेंथ क्या होता है, मैक्सिमम, और लास्ट मेंबर का मिनिमम होता है। ठीक, इन दोनों में उल्टा हो जाएगा, इनमें जो हो जाएगा जो फर्स्ट, क्योंकि देखिए फॉर्मूला उल्टा हो जाएगा, 1/लेमडा है ना, और यहाँ क्या है न्यू है, या डेल्टा ई है। इनमें जो फर्स्ट मेंबर होगा उसकी फ्रीक्वेंसी या एनर्जी क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी, और लास्ट मेंबर की, ये पॉइंट ध्यान दे रहिएगा। ठीक, लेमडा वाला याद इसलिए करना, कभी हमें लाए में भी चलना है, वहाँ भी याद करना है। तो लेमडा का जो फर्स्ट मेंबर होगा जिसके लिए निकालेंगे, फर्स्ट मेंबर क्या होगा, मैक्सिमम, और लास्ट का मिनिमम, और एनर्जी में फ्रीक्वेंसी में क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा और लास्ट वाला मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक, तो ये फॉर्मूले अब हमें याद किए रहना, हमें इसकी ज़रूरत है। और या एक काम ये कर सकते हैं, लेमडा कहीं आपको एनर्जी निकालना, फ्रीक्वेंसी, लेमडा निकाल के आप इनको निकाल सकते हैं। लेमडा फाइंड कर लीजिए, फॉर्मूला ये यूज कर यहाँ निकाल लीजिए, और डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं जो आपको ईजी लगे। ठीक, आ दिया सब। अब वही जो RCH की वैल्यू हम रख देंगे तो यहाँ 13.6 Z स्क्वायर 1/N स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। ये क्वेश्चन बहुत आता है। स्पेक्ट्रल लाइन तो NE इज इक्वल टू N2 माइनस N1 प्लस 1 और फिर N2 माइनस N1 बाई 2। तो ऐसे याद करना, दोनों में N2 माइनस N1 है, बस एक साथ प्लस 1 लग गया है। यहाँ भी N2 माइनस N1, यहाँ भी N2 माइनस N1, यहाँ प्लस 1 लग गया है। ठीक, लेकिन इस पर IIT में तो क्वेश्चन आया, लेकिन मेडिकल में भी इस पर कोई क्वेश्चन नहीं आया, इस पर आता है। अब ये क्या है, ये फॉर्मूला हमारा है कि किसी एनर्जी लेवल से, ठीक, ये मान लिया ग्राउंड एनर्जी हमने यहाँ पे लिया, अब मान लिए हम यहाँ से यहाँ आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ये N2 इसमें आ रहा है, तब हम इसको ये वाला फॉर्मूला यूज करें N2 10 1। लेकिन जब किसी हायर से और ग्राउंड लेवल में आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, N-1/2। जहाँ पर N1 है उसकी जगह 0 कर देते हैं, और जहाँ N2 है उसकी जगह N कर देते हैं। तो मेडिकल के लिए ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, N-1/2। ठीक, अब देखिए, तो हम कई बार आपको बता चुके हैं कि रिकॉइलिंग ऑफ द एटम, तो जैसे
p, किसी पार्टिकल का मोमेंटम क्या बताया था, mv, और फोटान का मोमेंटम क्या बताया था, h अपन। ठीक, ऐसे ही आपको एनर्जी फाइंड करनी है तो किसी पार्टिकल की एनर्जी का फॉर्मूला p²/2m, और फोटान या लाइट जो भी कह सकते हो उसकी एनर्जी का फॉर्मूला hν या hc/λ। ठीक, जैसे क्वेश्चन ये आ जाता है, कोई एटम है, अब यहाँ से फोटान इजेक्ट हुआ तो ये किस वेलोसिटी से बैक पोजीशन में जाएगा, तो हम यहाँ लगा देंगे, यही मोमेंटम कंजर्वेशन लगा देंगे कि ये पार्टिकल है तो उसका ये हो गया mv, और फोटान है तो उसका क्या हुआ, बस दोनों निकाल लिया करेंगे। अब यहाँ से एक पार्ट हमने आपको बताया जहाँ पर आपको रेडियस हो गया, वेलोसिटी हो गया, टाइम पीरियड हो गया, करंट हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई। दूसरा एनर्जी का हो गया आपका, जिसमें आपका आयोनाइजेशन एनर्जी, ये सारी एनर्जीज हो गई। तीसरा पार्ट जो आता है ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इन सबसे, जहाँ पर हम लाइमन बामन पास्कल सीरीज की बात करते हैं। ठीक, देखिए हम बहुत डेप्थ हम लोग नहीं जा रहे हैं इस समय, इम्पॉर्टेंट के हिसाब से जो है उसी पर हम लोग रह रहे हैं। डेप्थ हम लोगों ने पढ़ लिया था, बहुत कायदे से पढ़ा था, कई लेक्चर पढ़े थे। अब यहाँ पर हमारे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का जो है लाइमन बामन पास्कल, इनमें क्या होता है कि एनर्जी लेवल से ये ग्राउंड एनर्जी में से ये कौन सा होगा, किस इस पे लाइमन सीरीज में आएगा। किसी हायर से सेकंड में आवे ये, तो ये कौन सा हो जाएगा, हामर सीरीज हो जाएगा। किसी हायर से थर्ड ऑर्बिट में आवे तो ये बताओ कौन सा हो जाएगा, पास्कल हो जाएगा। फिर किसी हायर से, अब ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ यहाँ आवे तो ये क्या हो जाएगा, ब्रैकेट। फिर किसी हायर से तो ये कौन सा हो जाएगा, फुंड। लाइमन बामन पास्कल ब्रैकेट फुंड, क्रम से याद किए रहिएगा। ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे कर लिया हमने। फॉर्मूला जो हमारा होगा 1/λ इज इक्वल टू r z स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर। ठीक, जब लाइमन की बात करेंगे तो n1 की जगह बामर के पास करेंगे तो 2, फिर पास्कल 3, फिर ब्रैकेट 4, फिर फुंड 5, और ये क्या करेगा, उसी के एक कदम आगे चलता रहेगा। ये 1 हुआ तो ये 2, 3, 4 हो जाएगा, 2 से स्टार्ट करेगा, और ये यहाँ 2 हुआ तो 3, 4 हो जाएगा, एक स्टेप बढ़ता जाएगा, बस इतने करना है। ठीक, अब जैसे लाइमन सीरीज की हम बात करें तो इसका 1/λ ये क्या हो जाएगा, r z स्क्वायर, तो ये तो 1 स्क्वायर हो गए होगा, और माइनस क्या हो जाएगा 1/n2 स्क्वायर। n2 की जो वैल्यू पॉसिबल है 2, 3, 4। ठीक, अब इसका जो फर्स्ट मेंबर होगा, मतलब फर्स्ट मेंबर 1/λ, तो बताइए क्या हो जाएगा, r z स्क्वायर 1/1 स्क्वायर माइनस, ये बताइए ये मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा। किसी भी सीरीज का जो फर्स्ट मेंबर होता है उसका वेवलेंथ मैक्सिमम होता है, तो ये मैक्सिमम हुआ। अब ये लास्ट मेंबर, तो लास्ट मेंबर में 1/λ क्या हो जाएगा बताइए, मिनिमम हो जाएगा, r z स्क्वायर 1/- क्लियर हो गया। अब ये सेकंड मेंबर कहता तो बताओ यहाँ क्या करते, 2 की जगह क्या हो जाता, 3,
ऐसे एक एक कदम बढ़ते जाते, रटने की कोई ज़रूरत नहीं, एक लाइन में आपका याद हो जाएगा, एक बार घर पे लिख डालिएगा। ठीक, फिर आते हैं लाइमन के बाद बामर सीरीज पे आते हैं। अच्छा, स्पेक्ट्रम भी ध्यान दे रहे ना, पहले किस में आता है? अब कैसे याद करोगे? क्रम से याद करो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पहले क्या होती है? गामा, फिर एक्सरेज, फिर यूवी, फिर विजुअल, फिर इंफ्रा। तो यहाँ यूवी शुरू होगा अल्ट्रावायलेट से, अल्ट्रावायलेट, फिर विजुअल, फिर वही चलता रहेगा। ठीक, अच्छा, अब वेवलेंथ तुमसे पूछ ले जाए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो वेवलेंथ क्या हुआ था? गामा का सबसे कम, उससे ज़्यादा एक्सरे, उससे ज़्यादा यूवी, उससे ज़्यादा, इसका मतलब वेवलेंथ इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो गया। मतलब क्या हुआ? जो लास्ट सीरीज होगी उसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगा। फिर समझो हम क्या कह रहे हैं? अल्ट्रावायलेट, विजुअल, इंफ्रा। ठीक, इन तीनों कंपेयर करो, इनमें तीनों में किसका वेवलेंथ ज़्यादा है? इंफ्रा का है। लास्ट में हमारे पास क्या आ रही हैं? इंफ्रा आ रही हैं। बोलो, लाइमन क्या आया? अल्ट्रावायलेट, फिर बामर क्या आएगा? विजुअल आएगा, फिर क्या आएगा? इंफ्रा आएगा। तो हम इनकी ऐसे कंपेयर करना चाहें तो किसका ज़्यादा होगा? इंफ्रा वाली ज़्यादा हुआ वेवलेंथ ना। बोलो, तो लास्ट वाली जो हमारे पास है उनका वेवलेंथ क्या होगा? पहले वाले से ज़्यादा, ये हम कह रहे हैं। अब बताइए पास्चन की, बताओ, फॉर्मूला बनाओ। 1/λ आर क्या हो जाएगा? यहाँ 2 हो जाएगा, और माइनस N2 की वैल्यू बताइए, 3, 4। फर्स्ट मेंबर बताइए इसका, तो 1/λ क्या हो जाएगा? आर जेड स्क्वायर 1/2 स्क्वायर, और ये क्या होगा? मैक्सिमम कि मिनिमम? मैक्सिमम होगा। लास्ट मेंबर को बताइए, तो 1/λ, अब ये क्या कहोगे? मिनिमम, तो हो जाएगा आर जेड स्क्वायर 1/2 स्क्वायर और माइनस अरे ये हम इसका लिख रहे हैं, बामर दोनों एक ही जगह आ गई हैं। ये जो हमने लिखा है वो इसका लिखा है, बामर सीरीज का। ठीक, अब दोनों यहीं भी लिखा हुआ है, तो पास्चन का इसे बता दीजिए क्या हो जाएगा। फॉर्मूला पास्चन क्या हो जाएगा? 1/λ इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1/3 स्क्वायर माइनस 1/। अब यहाँ पे हम जनरल फार्मूला बना देते हैं, चलो। तो N2 की यहाँ क्या हो जाएगी? 4, 5, 6। अब बताइए फर्स्ट मेंबर करेंगे तो N2 की जगह यहाँ क्या रखेंगे? 4, और सेकंड करेंगे तो ये 5 आ जाएगा यहाँ पर, और लास्ट मेंबर करेंगे तो इनफाइनाइट आ जाएगा। सब में वही चीज चल रहा है, जो फर्स्ट मेंबर वो मैक्सिमम, लास्ट मेंबर का मिनिमम। अब देखिए, अब ब्रैकेट का, तो हम फुंड वाली इधर कर दे रहे हैं। पहले ब्रैकेट को बताइए, 1/λ आर जेड स्क्वायर, देखिए इसे याद करें, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट चौथे नंबर पे आया, तो 1/, और N2 की स्टार्टिंग यहाँ क्या हो जाएगी? 5, 6। अब बताइए फर्स्ट मेंबर क्या हो जाएगा? फर्स्ट मेंबर तो 1/λ, इसको हम क्या कहेंगे? मैक्सिमम, तो हो जाएगा आर जेड स्क्वायर 4 स्क्वायर 1/। अब बताइए लास्ट मेंबर की बात करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1/λ, इसको क्या कहेंगे हम लोग? मिनिमम,
और ये हो जाएगा आर जेड स्क्वायर, ये बताइए 4 स्क्वायर माइनस, अब इसके बाद ये यहीं पे लिख दे रहे हैं पास्चन, नहीं फुंड का, फुंड फॉर्मूला बनाइए इसका 1/λ इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1 क्या 5 स्क्वायर, और n2 की स्टार्टिंग यहाँ क्या हो गई 6 7, अब फर्स्ट मेंबर के लिए 6, लास्ट मेंबर के लिए इन्फिनिटी। क्लियर हो गया? तो ये इस पूरे चैप्टर की हम बात करें तो इधर वाले जो पॉइंट है पोर्शन ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कंपेयर करें तो। क्लियर हो गया? और हमें लग रहा है कि ये सबको बातें समझ में आ गई, क्योंकि पूरी थ्योरी हम लोग डिटेल पढ़ चुके थे डेप्थ में, और यहाँ पर ये हमने यहीं बता दिया है कि देखिए फुंड का सबसे ज़्यादा, फिर ब्रैकेट का, फिर पास्चन का, फिर बामर का, फिर एक्सरेज के लिए हमने यहाँ पर बनाया है कि एक्सरेज के लिए यहाँ पर जहाँ हमारा जेड होता है वहाँ पर होता है जेड माइनस बी, और जो बी की वैल्यू होती है याद करिए, के सेल के लिए क्या बताया था 1, एल सेल के लिए 7.4, एम सेल के लिए 19.2, तो यहाँ पर हम रख देंगे, और बाकी यहाँ जैसा कहेगा N1 N2 रखते चले जाते हैं, लेकिन एक्सरेज पे इस पर कोई क्वेश्चन नहीं आते हैं।